हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा कि कैसे कोयल अपने आप अपने अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर लेती है जब उसमें से फ्लो होने वाले करंट में चेंज आता है या उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन दो कोइल्स का फिनोमिना है। सेल्फ इंडक्शन जो था वो एक कोइल का फिनोमिना था। यहाँ पर दोनों कोइल्स अपोज करती हैं चेंज को। अगर एक में चेंज आ रहा है तो दूसरा उसको अपोज करेगा अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करके। कंसेप्ट वही है इंडक्शन का, जस्ट सेल्फ में आप एक कोइल की बात करते थे और म्यूचुअल इंडक्शन में दो कोइल की बात करते थे। तो डेफिनेशन बोर्ड पर है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल by virtue of which each oppose any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced current। दूसरे के अंदर जो करंट की स्ट्रेंथ है उसको अपोज किया जाएगा अपने अंदर एक ईएमएफ पैदा करके। जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन का किया था वैसे ही यहाँ करेंगे कि यहाँ भी हम कोफिशिएंट निकालेंगे, वहां भी कोफिशिएंट निकाला था। देखिए, देन coefficient of mutual induction if I is amount of current in coil and phi is flux linked with it, then it is found that, ये हमें पता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ये हमें पता है जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे m। जब बात सेल्फ इंडक्शन की थी तो हमने कोफिशिएंट लगाया था L। अब बात म्यूचुअल इंडक्शन की है तो कोफिशिएंट लगेगा m। आपको कैसे पता चलेगा कब L कब m? तो आप देखोगे कि सिचुएशन क्या है। अगर आपको सिचुएशन में एक कोइल दे रखी है तो कोफिशिएंट आएगा L, बट अगर कोइल दो दे रखी है तो यानी कि वहां पर म्यूचुअल इफेक्ट है तो वहां कोफिशिएंट आएगा आपके पास m। तो m को हम क्या बोलते हैं? हियर m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारे पास m है और m किसके इक्वल आ जाएगा? 5/a। वही यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की बन रही थी, वही यूनिट बनेगी म्यूचुअल की, क्योंकि वो भी 5/i था और ये भी 5/i है। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो वो होगी हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर। ये यूनिट हमारे पास होगी या तो हेनरी होगी या होगी आपके पास वेबर पर एम्पियर। और अगर बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो कंसेप्ट हमने सेल्फ इंडक्शन के केस में किया था कि एज इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equals to minus d∅/dt और phi की वैल्यू अब आ गई है आपके पास mi, तो ब्रैकेट में ले लिया mi, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला निकाला था वो इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था। आज जो फॉर्मूला निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो है किसके टर्म में? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म में है आपके पास। तो दोनों जो है सिमिलर हैं, ये वाला फॉर्मूला भी ये वाला फॉर्मूला भी, सिर्फ डिफरेंस जो है वो कंसेप्ट का है कि आपने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट लगाया है और लास्ट वीडियो में हम जो कर रहे थे वो सेल्फ का कंसेप्ट था। लास्ट में भी हमने सोलेनॉइड के लिए निकाला था एक केस, यहाँ भी हम करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड का क्या होगा। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, दो केसेस लेने पड़ेंगे सोलेनॉइड के, क्योंकि म्यूचुअल वहां लिया जाता है जहां दो कोइल हो। तो सोलेनॉइड के कोइल की तरह बिहेव करने वाले हैं उसके टर्म। तो यहाँ दो सोलेनॉइड लेने हैं हमने जो आपस में कपल किए गए हैं, कपलिंग की गई है जिसकी। तो हेडिंग बनेगी आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ
two long solenoids, mutual inductance of two long solenoids। दो सोलेनोइड आपने लिए और इस तरीके से लिए कि एक कॉमन आयरन के रोड पर दोनों को कपल किया गया है। जैसे एक सोलेनोइड तो ये हो गया और एक सोलेनोइड को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। दोनों को एक ही हमने आयरन कोर के ऊपर जो है वो रैप किया है। ये अगर सोलेनोइड S1 तो इसको बोल देते हैं S2। करंट का अमाउंट इसमें I1, इसमें करंट I2, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बात करें तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें N1 तो इसमें N2। लेकिन जो आपने ये लिया है कोर, इसका एरिया जो है वो क्या है, सेम है हमारे पास। तो आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर I1 I2 क्या है, आप लिख सकते हैं N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सोलेनोइड, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनोइड, I1 is the current of amount of current in first solenoid, I2 is amount of current in second solenoid. These two solenoids या coils are wrapped on a single iron core of length L। इसकी length जो है वो L रहेगी और एरिया है, देख लो ये वाली लाइन तो कि these two coils are wrapped on single iron core of length L and area A। एरिया रहेगा इसका हमारे पास A। नाउ मैग्नेटिक फील्ड पहले कॉइल की वजह से जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 क्या होगी हमारे पास, नाउ मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू करंट I1 इन सोलेनोइड S1 इज। अब देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है होनी चाहिए थी जो आपने सोलेनोइड के केस में पढ़ रखी है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। और आपको पता है N1 को हम क्या लिख सकते हैं, हियर N1 इज इक्वल्स टू कैपिटल N1 बाय L। तो वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1 L। अब समझने वाली बात ये है कि अगर आपने फर्स्ट सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लिया तो इसका मीनिंग है जो फ्लक्स सेकंड में पैदा हो रहा है वो फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड से पैदा हो रहा है। तो जब हम सेकंड कॉइल का फ्लक्स निकालने जाएंगे तो उस फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड रखी जाएगी वो होगी जो पहले की वजह से है या पहले के करंट की वजह से है। क्योंकि अब हमने इसको कंसीडर कर लिया है तो इसके इफेक्ट में सेकंड सोलेनोइड है, तो जो भी उसके ऊपर इफेक्ट लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, फर्स्ट सोलेनोइड की वजह से लगेगा। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड S2, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड S2। सेकंड सोलेनोइड के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आप सिंबल दोगे phi2, लेकिन इक्वल किसके होगा, B1A। BA होना था 1 इसलिए क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। और अगर टोटल निकालना चाहें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 वो इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N2। सेकंड सोलेनोइड में तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2, साथ में क्या है, B1A। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला NBA होता है। यहाँ हमने एक टर्न के लिए लिखा हुआ है, N की वैल्यू 1 है। यहाँ हमने टोटल टर्न्स लिख दी सेकंड सोलेनोइड की, वो हो गई N2। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ से, तो N2 B1 की वैल्यू म्यू नॉट
N1 I1 A और अपॉन में है आपके पास N। ये है फ्लक्स जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, सेकंड के साथ। ऑल्सो एक और फ्लक्स भी है सेकंड कॉइल पे जो किसकी वजह से है, जो पहले के करंट की वजह से है। तो आप ये भी लिख सकते हो ऑल्सो फ्लक्स इन सेकंड इज इक्वल्स टू MI1 म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि पहले के इफेक्ट ने ही तो वहां पर पैदा किया है आपके पास इसको। तो ये भी हमारे पास फ्लक्स है और ये भी हमारे पास फ्लक्स है। दोनों को कंपेयर करें अगर, ऑन कंपेयरिंग MI1 is equals to mu naught N1 N2 I1 A अपॉन में L। तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है आपके पास वो आता है ये। और अगर आप ध्यान से फॉर्मूले पे देखो तो इस फॉर्मूले में ना तो कहीं I1 है, ना कहीं I2 है, और ना ही कहीं B है। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि जो आयरन कोर आपने लिया उसका लेंथ और एरिया कितना है, और जो सोलेनॉइड आप लेने जा रहे हो उनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। ये एक ही चीज पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते और फर्स्ट पे इफेक्ट निकालते तो भी आंसर आपके पास यही सेम आना था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट का कोई रोल नहीं है, तो वो चीज पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जिसमें हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और दो लॉन्ग सोलेनॉइड का हमने म्यूचुअल इंडक्शन निकाल के दिखाया। एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास जो इन दोनों चीजों से, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से जुड़ा हुआ है, वो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हेडिंग डालिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कैपिटल के से इसको डिनोट किया जाता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस के कोएफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन के कोएफिशिएंट से ही रिलेटेड टर्म है। ये हमें कपलिंग के बारे में बताता है दो कॉइल्स की। इट टेल्स अबाउट कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स, यानी कि जब आप दो कॉइल्स के कंबाइंड इफेक्ट को नोटिस करना चाह रहे हो, जैसे हमने अभी लास्ट केस में किया था, दो कॉइल्स को इकट्ठा हमने जोड़ा था, तो उसमें कपलिंग के बारे में बताएगा। एंड इट इज गिवन बाय, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास K इज इक्वल्स टू अंडर रूट M अपॉन में L1 L2। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब आप जो सिंबल फॉर्मूले में यूज किए गए हैं उनसे आप अच्छे से वाकिफ हो। M जो है कोएफिशिएंट है म्यूचुअल इंडक्शन का, L1 कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर फर्स्ट कॉइल, L2 कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल। ये आपके पास, ये याद रहे K की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। K इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, जैसे K इज मैक्सिमम। K कब मैक्सिमम होगा? K उस केस में मैक्सिमम होगा जब आप कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर रैप कर दोगे, जैसे कि हमने इस केस में क्या रखा था। अगर आपने कॉइल्स को ऐसे रैप कर दिया तो इस केस में कपलिंग मैक्सिमम मिलेगी आपको। मिनिमम कब होगी? K इज मिनिमम। मिनिमम तब होगी जब आप दो कॉइल्स को परपेंडिकुलर पोजीशन पे रख दोगे। ये दो कॉइल्स आपने इस तरीके से रख दी जो आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही है। इस तरह के अगर आप कपलिंग करते हो तो K की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। K इज इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट का मीनिंग है कि जब वैल्यू जो है ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। ऐसा तब होता है जब आप दो कॉइल्स को पैरेलल में रख देते हो। अगर आपने दो कॉइल्स पैरेलल में रख दी तो हम वहां पर ये कह सकते हैं के की वैल्यू ना तो मैक्सिमम आएगी ना मिनिमम आएगी। परपेंडिकुलर रखती तो के की वैल्यू मिनिमम, और अगर आपने इनको कपलिंग कर दिया तो के की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। ये जो चीजें हमने आज की उसमें याद रखने वाली बात क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर डेफिनेशन में भी कंफ्यूज होते हो म्यूचुअल इंडक्शन की तो एक ही चीज है, अगर फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होता है तो ईएमएफ सेकंड कॉइल में पैदा होगी। अगर सेकंड कॉइल में करंट चेंज होता है तो ईएमएफ फर्स्ट कॉइल में पैदा होगी। इसी प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं कि चेंज एक में हो रहा है, इफेक्ट दूसरे में आ रहा है। तो अगर आपसे कोई वर्बली पूछ ले कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस क्या है तो आप कह सकते हो सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक कॉइल का फिनोमेना है और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो दो कॉइल्स का फिनोमेना। वहां पर दो कॉइल्स आते हैं। सेल्फ इंडक्शन चोक कॉइल जो होती है आपकी बाइक्स में चोक होता है वहां पर यूज होता है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना हमारा ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, जब ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है दो कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे हमने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतनी एल की वैल्यू ज्यादा। एरिया कितना है, जितना एरिया ज्यादा उतना एल ज्यादा। मटेरियल ऑफ बॉडी कंडक्टर है तो एल ज्यादा होगा, इंसुलेटर है तो एल कम होगा। वो थी डिपेंडेंसी किसकी, सेल्फ इंडक्शन की। अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें कि एम की वैल्यू किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है, तो दोनों कॉइल्स के बीच में आपने डिस्टेंस कितना लिया है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कपलिंग ज्यादा होगी, एम की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। इसके अलावा कॉइल्स की ओरिएंटेशन पे भी हम डिपेंड करता है कि कॉइल जो आपस में रखी हुई हैं वो कितने एंगल पे है, पैरेलल है, जीरो एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, कितने, इस पर भी एम डिपेंड करता है। इसके अलावा दोनों कॉइल्स की शेप और साइज पर भी एम डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, कौन सा मटेरियल लिया, कितना बड़ा आपने कॉइल का साइज लिया, उस पर भी एम क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा। तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।